कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद मासूम लेकिन अकेली लड़की से जिसका नाम है एलिसा एस्पोसिटो। एलिसा दिल से बहुत साफ और मन से बिल्कुल बच्चों जैसी थी। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें और उसके हाव भाव ही उसके शब्द थे। बिना बोले भी वो बहुत कुछ कह जाती थी। एलिसा की दुनिया बहुत छोटी थी, एक साधारण सा अपार्टमेंट, 4 दीवारें और उसी के अंदर सिमटी उसकी पूरी जिंदगी। न कोई परिवार, न कोई अपना। उसकी जिंदगी बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह चलती थी। हर सुबह उठना, घर के छोटे मोटे काम करना, रात को नौकरी पर जाना और फिर वापस आकर अकेलेपन के साथ सो जाना। एलिसा के पास न कोई बड़ा सपना था, न कोई खास ख्वाहिश। वो बस चुपचाप जिंदगी को जी रही थी। असल में एलिसा जन्म से ही अनाथ थी। पैदा होते ही किसी ने उसे नदी के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन किस्मत से कोई उसे देख लेता है और वो एक अनाथ आश्रम पहुंचा दी जाती है। पूरा बचपन वहीं बीत जाता है। एलिसा की गर्दन पर बचपन से ही एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने नाखूनों से उसकी गर्दन को बुरी तरह नोच दिया हो। कहानी का समय था 1960 का दशक, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। दोनों देश सुपर पावर बनने की दौड़ में एक दूसरे की जासूसी कर रहे थे। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में जिस रिसर्च फैसिलिटी में एलिसा काम करती थी, वहाँ भी कुछ बेहद खुफिया और खतरनाक रिसर्च चल रही थी। उसी रात एलिसा अपनी साथी जेल्डा के साथ ड्यूटी पर पहुंच चुकी थी। दोनों इस फैसिलिटी की सबसे पुरानी और भरोसेमंद सफाई कर्मचारी थीं, लेकिन एलिसा को नहीं पता था कि उस रात उसकी शांत और अकेली जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इसी वजह से एलिसा और जेल्डा को हमेशा फैसिलिटी के सबसे खुफिया कमरों की सफाई का काम दिया जाता था। उस दिन भी दोनों एक लैब की सफाई में व्यस्त थीं। तभी अचानक वहां कर्नल रिचर्ड स्ट्रिकलैंड अपनी टीम के साथ पहुंचता है। आज से रिचर्ड उस फैसिलिटी में एक बेहद सीक्रेट रिसर्च को संभालने वाला था। रिचर्ड अपने साथ एक बड़ा सा टैंक लेकर आया था। टैंक ऊपर से मजबूत कांच का बना हुआ था और उसके अंदर पानी भरा था, लेकिन पानी इतना गंदा और काला था कि अंदर आखिर है क्या, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रिचर्ड अपने साइंटिस्ट्स के साथ बातों में मशगूल हो जाता है। उधर सफाई कर रही एलिसा की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो धीरे धीरे टैंक के पास जाती है और अंदर झांकने लगती है। एलिसा अपना हाथ कांच पर रखती है और तभी अचानक मगरमच्छ जैसे एक पंजे ने जोर से कांच पर हमला किया। एलिसा बुरी तरह डर कर पीछे हट जाती है। उसी वक्त फैसिलिटी का सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग वहां पहुंच जाता है और तुरंत एलिसा और जेल्डा को लैब से बाहर निकाल देता है। लैब का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद एलिसा और जेल्डा उसी लैब के बाहर कॉरिडोर में सफाई कर रही होती हैं। तभी अचानक लैब का दरवाजा खुलता है और रिचर्ड जख्मी हालत में बाहर निकलता है। उसकी 2 उंगलियां कट चुकी थीं, हाथ से खून की तेज धार बह रही थी। कुछ ही कदम चलते हुए रिचर्ड जमीन पर गिर पड़ता है। तुरंत कुछ साइंटिस्ट्स दौड़ते हुए आते हैं और रिचर्ड को फौरन अस्पताल ले जाते हैं। एलिसा और जेल्डा को इन मामलों में दखल देने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपना काम करते रहे। कुछ देर बाद जब दोनों लंच कर रही होती हैं, तभी फ्लेमिंग वहां आ जाता है। वो बिना कुछ समझाए उसी वक्त दोनों को दोबारा लैब की सफाई के लिए ले जाता है। जैसे ही वे लैब के अंदर पहुंचती हैं, वहां का नजारा देखकर दोनों सन्न रह जाती हैं। पूरी लैब में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। फ्लेमिंग सख्त लहजे में आदेश देता है, तुम दोनों के पास सिर्फ 20 मिनट हैं, लैब पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए। कोई सवाल किए बिना एलिसा और जेल्डा तुरंत काम में लग जाती हैं। सफाई करते वक्त एलिसा की नजर फर्श पर पड़ी रिचर्ड की कटी हुई उंगलियों पर पड़ती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एलिसा के चेहरे पर न तो डर था और न ही घिन। वो बिल्कुल शांत तरीके से उन उंगलियों को उठाती है और एक पैकेट में रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ जेल्डा ये सब देखकर अपनी नाक सिकोड़ती है और घबराकर फ्लेमिंग को बुलाने के लिए दौड़ जाती है। सफाई करते वक्त अचानक एलिसा को पीछे रखे हुए एक पानी से भरे ग्लास चैम्बर के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। पानी के अंदर उसे किसी परछाई जैसी आकृति दिखाई देती है। जैसे ही एलिसा उस चैम्बर के पास जाती है, वो जो देखती है उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उस कांच के चैम्बर के अंदर एक अजीब सा जीव कैद था। वो पूरी तरह इंसान भी नहीं था और पूरी तरह जानवर भी नहीं। उसका शरीर किसी जलीय जीव जैसा था, लेकिन शक्ल और हरकतें इंसानों जैसी लग रही थीं। एलिसा उसे देखकर हैरान जरूर होती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे डर बिल्कुल नहीं लगा। वो धीरे से कांच पर अपना हाथ रखती है। ये देखकर वो जीव भी एलिसा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी वहाँ किसी के कदमों की आवाज आती है। आवाज सुनते ही वो जीव पानी के अंदर छिप जाता है और एलिसा भी फौरन उस चैम्बर से दूर हट जाती है। वो आवाज जेल्डा की थी, जो फ्लेमिंग को अपने साथ लेकर आई थी। एलिसा फ्लेमिंग को रिचर्ड की कटी हुई उंगलियां सौंप देती हैं और वहां से चली जाती है। अगली रात जब पूरी फैसिलिटी का स्टाफ घर जा चुका होता है, एलिसा एक बार फिर चोरी छुपे लैब में घुस आती है। क्योंकि वो वहीं काम करती थी, इसलिए उसके पास लैब का पास मौजूद था। आज एलिसा देखती है कि उस अजीब जीव को
पानी से भरे एक बड़े पूल में बेड़ियों से बांध कर रखा गया है। लेकिन एलिसा बिल्कुल नहीं डरती। वो अपने साथ लाया हुआ एक छोटा सा पैकेट खोलती है। उस पैकेट में उबले हुए अंडे थे। एलिसा पूल के पास बैठ जाती है और एक अंडा छीलकर उस जीव को दिखाती है। जैसे ही वो अंडा दिखाती है, वो जीव तुरंत पानी से बाहर आ जाता है। एलिसा पहले खुद उस अंडे की एक बाइट लेती है और इशारों में समझाती है कि ये खाने की चीज है। फिर वो अंडा उस जीव की तरफ बढ़ाती है, लेकिन वो जीव एलिसा को खतरा समझ लेता है और गुर्राने लगता है। एलिसा डर कर पीछे हट जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी भरोसा और हिम्मत थी। वो इशारों में उस जीव से कहती है, डरो मत, सब ठीक है। इसके बाद एलिसा अंडे को पूल के किनारे रख देती है। अगले ही पल वो जीव झपट्टा मारकर अंडा उठाता है और वापस पानी में चला जाता है। ये देखकर एलिसा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो चुपचाप लैब से बाहर निकल जाती है। बाहर जेल्डा पहले से खड़ी होती है। वो एलिसा को बताती है कि रिचर्ड ने उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाया है। कुछ ही मिनटों बाद एलिसा और जेल्डा रिचर्ड के कैबिन में बैठी होती हैं। रिचर्ड अब ऑपरेशन के बाद अपनी दोनों उंगलियां वापस लगवा चुका था। रिचर्ड गंभीर आवाज में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों ने उस जीव को देखा होगा जिसने मेरी उंगली काटी थी। फिर वो आगे कहता है, मैं उस जीव को अमेज़न नदी से पकड़ कर लाया हूँ और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कितना खतरनाक है, भले ही वो इंसानों जैसा दिखता हो। रिचर्ड सख्त लहजे में आगे कहता है, वो इंसान जैसा दिखता है, लेकिन इंसान समझने की गलती मत करना। लैब की सफाई करते वक्त हमेशा उससे दूर रहना। इतना कहकर रिचर्ड एलिसा और जेल्डा को जाने की इजाजत दे देता है। हालांकि रिचर्ड की सोच कुछ भी हो, लेकिन एलिसा के दिल में उस जीव के लिए हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। वो उस बेजुबान जीव में खुद को देखने लगी थी। जैसे वो भी बोल नहीं सकता था, ठीक उसी तरह जैसे एलिसा। अगली रात जब पूरी फैसिलिटी खाली हो जाती है, एलिसा एक बार फिर उस जीव के लिए उबले हुए अंडे लेकर आती है। लेकिन इस बार वो अपने साथ एक म्यूजिक प्लेयर भी छुपाकर लाई होती है। एलिसा पूल के किनारे अंडा रखती है और धीरे से म्यूजिक चला देती है। जैसे ही म्यूजिक की धुन गूंजती है, वो जीव उत्सुकता के साथ पानी से बाहर निकल आता है। वो जीव म्यूजिक को सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि उसे महसूस कर पा रहा था। अब उसे एलिसा की मौजूदगी अच्छी लगने लगी थी। इसके बाद एलिसा रोज उसके लिए अंडे लेकर आने लगी और हर दिन उसकी पसंद के मुताबिक अलग अलग तरह का म्यूजिक सुनाने लगी। धीरे धीरे वो जीव एलिसा के इशारों की भाषा भी सीखने लगा। इस तरह बिना बोले ही एलिसा और उस जीव के बीच एक गहरा रिश्ता बनता चला गया। लेकिन एक दिन ये सब छुपा नहीं रह पाया। फैसिलिटी के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट हॉफस्टैटलर ने एलिसा को उस जीव के साथ देख लिया। अब तक रिचर्ड और बाकी साइंटिस्ट उस जीव को सिर्फ एक खतरनाक जानवर समझते थे, लेकिन एलिसा और उस जीव को इशारों में बात करते देख रॉबर्ट समझ जाता है कि ये जीव सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि बेहद इंटेलिजेंट है। हालांकि रॉबर्ट ये बात रिचर्ड को नहीं बताता। अगली सुबह रॉबर्ट एक सुनसान जगह पर किसी से मिलने पहुंचता है। कुछ देर बाद वहां एक कार आकर रुकती है। कार में बैठा आदमी रॉबर्ट से एक पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड सही होते ही वो आदमी रॉबर्ट को एक रेस्टोरेंट के किचन में ले जाता है। वहीं रॉबर्ट की मुलाकात दो रशियन आदमियों से होती है। तभी वो दोनों रॉबर्ट को दिमित्री कहकर बुलाते हैं और यहीं से एक बड़ा राज खुलता है। असल में रॉबर्ट कोई आम अमेरिकी साइंटिस्ट नहीं था। वो कई सालों से नाम बदलकर अमेरिका में रह रहा एक रशियन जासूस था। वो दोनों रशियन आदमी रॉबर्ट के साथी थे। रॉबर्ट उन्हें उस अजीब जीव के बारे में अब तक मिली सारी जानकारी देता है। वो बताता है कि वो जीव इशारों की भाषा और संगीत को समझ सकता है। रॉबर्ट को पूरा यकीन था कि वो जीव न सिर्फ इंटेलिजेंट है, बल्कि अगर अमेरिका ने उसका सही इस्तेमाल किया तो उनके हाथ एक बहुत खतरनाक हथियार लग सकता है। और अब ये लड़ाई सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी जीव की किस्मत की भी होने वाली थी। रॉबर्ट अपने रशियन साथियों से कहता है कि इस जीव को जितनी जल्दी हो सके चुराकर अपने देश ले जाओ। इतना कहकर रॉबर्ट वहाँ से निकल जाता है। उसी रात एलिसा एक बार फिर चोरी छुपे उस जीव के लिए अंडे लेकर लैब में आती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस जीव पर पड़ती है, उसका दिल दहल जाता है। वो जीव बुरी तरह घायल हो चुका था। आज उसे पानी से बाहर बेड़ियों से बांधकर रखा गया था और उसके शरीर पर भयानक टॉर्चर के निशान साफ दिख रहे थे। वो उठने की हालत में भी नहीं था। ये देखकर एलिसा अंदर से टूट जाती है और बेचैनी से कांपने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। एलिसा तुरंत एक कोने में जाकर छुप जाती है। कुछ ही पलों बाद रिचर्ड उस लैब में एयरफोर्स के जनरल फ्रैंक को लेकर आता है। असल में इस पूरे टॉर्चर के पीछे खुद रिचर्ड ही था। उसने उस बेजुबान जीव को इतना ज्यादा सताया था कि अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। रिचर्ड का मानना था कि इस जीव के अंदर कोई जादुई शक्ति छुपी हुई है, जिसकी मदद से अमेरिका कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन से आगे निकल सकता है। इसीलिए वो लगातार उस जीव को टॉर्चर कर रहा था ताकि वो अपनी शक्तियां दिखाए। लेकिन अब तक रिचर्ड को उसमें कोई खास ताकत नजर नहीं आई थी। उधर जनरल फ्रैंक पहली बार उस जीव को देख रहा था। वो हैरानी से पूछता है, आखिर ये चीज है क्या? इस पर रिचर्ड जवाब देता है, इसे हम अमेज़न नदी से पकड़ कर लाए हैं। वहाँ के स्थानीय लोग इसे
इसे भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ये सुनकर जनरल ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, मानता हूँ कि ये जीव अनोखा है, लेकिन ये तो किसी भी तरह से भगवान नहीं लगता। रिचर्ड तंज कसते हुए कहता है, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। वैसे भी वो जंगली लोग बेवकूफ हैं। वो नदी में फल और फूल फेंक कर इसे भेंट चढ़ाते थे। फिर रिचर्ड आगे कहता है, मैंने इस पर बहुत जोर आजमाया ताकि देख सकूं कि इसमें कोई खास शक्ति है या नहीं, लेकिन ये कोई भगवान नहीं, बस एक नई प्रजाति का जानवर है और ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसी बीच रॉबर्ट वहाँ पहुँच जाता है। उस जीव की हालत देखकर रॉबर्ट का भी दिल पसीज जाता है। वो गुस्से और दर्द में पूछता है, आपने इस बेजुबान जीव के साथ ये सब क्या किया? रिचर्ड बेपरवाही से जवाब देता है, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं, मैं तो बस इस जानवर की काबिलियत देख रहा था। लेकिन रॉबर्ट तुरंत कहता है, सर जरा सोचिए, अगर हम इसे अंतरिक्ष में भेज पाए तो विज्ञान के मामले में हम सोवियत यूनियन से बहुत आगे निकल सकते हैं। रॉबर्ट चाहता था कि उस जीव को जिंदा रखा जाए और उस पर आगे स्टडी की जाए, लेकिन रिचर्ड और जनरल की सोच इससे बिल्कुल उलट थी। वो दोनों उस जीव को चीर फाड़ कर मारना चाहते थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो पानी और जमीन दोनों में सांस कैसे लेता है। ये सब सुनकर पीछे छुपी हुई एलिसा अंदर ही अंदर तड़प उठती है। वहीं रॉबर्ट दुखी होकर कहता है, जनरल आपको बेवजह इस बेजुबान जीव को मारने का कोई हक नहीं है। लेकिन जनरल गुस्से में अपनी वर्दी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरी वर्दी में ये स्टार देख रहा है, इनका मतलब है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर वो रॉबर्ट को धमकाते हुए कहता है, यहाँ कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, तू उतना ही करेगा जितना मैंने कहा है। इतना कहकर जनरल रिचर्ड के साथ लैब से बाहर निकल जाता है। जैसे ही सभी लोग वहाँ से जाते हैं, एलिसा भी अपने छुपने की जगह से बाहर आ जाती है। वो मन ही मन फैसला कर चुकी थी, वो किसी भी हालत में उस जीव को मरने नहीं देगी। ड्यूटी खत्म होने के बाद एलिसा अपने घर लौटती है और अपने दोस्त जाइल्स को सब कुछ इशारों में समझाती है। वो उसे बताती है कि रिचर्ड और उसके साथी उस जीव को मारने की तैयारी कर चुके हैं और अब उसे बचाने के लिए समय बहुत कम है। एलिसा जाइल्स से गिड़गिड़ा कर कहती है कि हमें किसी भी तरह उस जीव को बचाना होगा, लेकिन जाइल्स को लगता है कि शायद एलिसा किसी आम मछली या जलीय जानवर की बात कर रही है। इतने बड़े रिस्क के बारे में सोचकर जाइल्स को ये सब बेहद बेवकूफी लगती है। तभी एलिसा उसे अपने इशारों में समझाती है, भले ही वो जीव बोल नहीं सकता, लेकिन वो इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। वो मुझे अपना दोस्त मानता है, मुझे देखकर अपने सारे दर्द भूल जाता है। एलिसा भावुक होकर इशारों में कहती है, मुझे जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला है जो मुझ में कोई कमी नहीं देखता, वो सिर्फ मेरी अच्छाइयां देखता है, इसलिए मैं उसे किसी भी हाल में बचाना चाहती हूँ। ये सब देखकर जाइल्स को भी एलिसा के दिल में छुपे उस जीव के लिए प्यार का एहसास हो जाता है। आखिरकार जाइल्स एलिसा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर दूसरी तरफ रॉबर्ट एक बार फिर अपने रशियन साथियों से मिलता है। इस बार उसके साथी उसे एक डिवाइस और एक इंजेक्शन देते हैं। वो कहते हैं, उस जीव को चुराकर अपने देश ले जाना नामुमकिन है, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम उसे खत्म कर देंगे। अगर हम उसका फायदा नहीं उठा सकते तो अमेरिकन को भी नहीं उठाने देंगे। वो रॉबर्ट को समझाते हैं, तुम ये डिवाइस फैसिलिटी के फ्यूज बॉक्स में लगाना, इससे 5 मिनट के लिए पूरी बिजली और कैमरे बंद हो जाएंगे। अंधेरे का फायदा उठाकर तुम ये इंजेक्शन लगाकर उस जीव को मार देना। रॉबर्ट अपने देश के प्रति वफादार तो था, लेकिन अपने साथियों के इस फैसले से वो अंदर से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बेजुबान जीव को कैसे बचाए, क्योंकि अगली ही सुबह रिचर्ड उस जीव का पोस्टमार्टम करने वाला था। उधर एलिसा और जाइल्स अपने प्लान पर काम करने लगते हैं। दोनों ने तय किया कि रात के वक्त उस जीव को लॉन्ड्री वाली गाड़ी में डालकर फैसिलिटी से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए जाइल्स अपनी वैन पर उसी लॉन्ड्री कंपनी का नाम पेंट कर देता है जो रोज फैसिलिटी में गंदे कपड़े लेने आती थी। साथ ही अपनी कला का इस्तेमाल करके जाइल्स फैसिलिटी के स्टाफ की एक नकली आईडी भी बना लेता है। एलिसा जाइल्स से कहती है कि उसे ठीक 5 बजे फैसिलिटी के लोडिंग डॉक पर गाड़ी लेकर पहुंचना होगा। एलिसा ने ये समय बहुत सोच समझ कर चुना था, क्योंकि ठीक 5 बजे ही स्टाफ की शिफ्ट चेंज होती थी। पूरी प्लानिंग के साथ एलिसा अपनी ड्यूटी पर आ जाती है। वो सुबह होने का इंतजार करती है और जैसे ही 5 बजने वाला होता है वो चोरी छुपे लैब में घुस जाती है। सबसे पहले एलिसा बड़ी चालाकी से लैब में लगे कैमरे का फोकस ऊपर की तरफ मोड़ देती है ताकि कोई उसे देख न पाए। इसके बाद वो उस जीव को जंजीरों से आजाद करने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ रॉबर्ट आ जाता है। असल में रॉबर्ट के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो उस जीव को मारकर उसे दर्द से मुक्ति देने आया था, लेकिन जैसे ही रॉबर्ट एलिसा को उस जीव को भगाने की कोशिश करते देखता है, वो भी अपना फैसला बदल लेता है। रॉबर्ट एलिसा का साथ देने का फैसला करता है और उसे बेड़ियों की चाबी दे देता है। उसी वक्त दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों का शिफ्ट चेंज हो रहा होता है। सभी लोग अपने अपने अटेंडेंस कार्ड डालकर घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जेल्डा की नजर पड़ती है कि एलिसा का कार्ड अब भी फैसिलिटी में ही पड़ा है। जेल्डा तुरंत समझ जाती है कि एलिसा कुछ न कुछ बड़ा करने वाली है। वो एलिसा का कार्ड अपने पास रख लेती है और उसे ढूंढने के लिए फैसिलिटी के अंदर निकल पड़ती है। उधर एलिसा और रॉबर्ट उस जीव को पूरी तरह आजाद कर चुके होते हैं। वे उसे कपड़े रखने वाले कार्ट में डाल देते हैं और ऊपर से कपड़ों के बीच छुपा देते हैं। रॉबर्ट एलिसा को आखिरी जरूरी बातें समझाता है।
इस जीव को हर वक्त पानी में रखना होगा और ध्यान रखना पानी खारा होना चाहिए क्योंकि ये खारे पानी का जीव है। इसके बाद रॉबर्ट उसे एक बॉक्स देता है और कहता है इसमें मौजूद चीज हर 3 दिन में इसके पानी में मिलाते रहना, इससे इसे जरूरी पोषक तत्व मिलते रहेंगे। फिर रॉबर्ट गंभीर आवाज में कहता है अगले 5 मिनट में मैं पूरी फैसिलिटी की बिजली बंद कर दूंगा। उसी 5 मिनट में मैं पूरी फैसिलिटी की बिजली बंद कर दूंगा। अंधेरे का फायदा उठाकर तुम्हें किसी भी तरह इसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। उम्मीद करता हूँ तुमने इसके लिए पूरा प्लान बना रखा है। इतना कहकर रॉबर्ट वहाँ से निकल जाता है। उधर प्लान के मुताबिक जाइल्स अपनी लॉन्ड्री वैन लेकर फैसिलिटी पहुंच चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो एंटर करने लगता है एक गार्ड उसे रोक लेता है। गार्ड जाइल्स से उसकी आईडी मांगता है और ध्यान से चेक करने लगता है। इसी बीच दूसरी तरफ रिचर्ड भी सीसीटीवी मॉनिटर पर लॉन्ड्री वैन को देख लेता है। इतनी सुबह लॉन्ड्री वैन को देखकर रिचर्ड को शक हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत गार्ड को कॉल मिलाता है। उधर गार्ड जाइल्स की आईडी चेक करते करते फोन कॉल रिसीव करने आगे बढ़ता है। जाइल्स ने आईडी की नकल काफी अच्छी बनाई थी, लेकिन एक छोटी सी गलती पूरा खेल बिगाड़ देती है। जैसे ही गार्ड आईडी कार्ड को छूता है उस पर लगी स्याही मिटने लगती है। गार्ड तुरंत समझ जाता है कि आईडी नकली है। वो बिना एक पल गंवाए जाइल्स पर बंदूक तान देता है और उसे वैन से बाहर निकलने को कहता है। उसी वक्त रिचर्ड भी लॉन्ड्री वैन की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। इधर दूसरी तरफ एलिसा उस जीव को लोडिंग डॉक तक ले आई होती है, लेकिन तभी जेल्डा की नजर उस पर पड़ जाती है। जेल्डा सब समझ जाती है। वो एलिसा की चिंता में उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी पल रॉबर्ट अपना प्लान पूरा करते हुए फ्यूज बॉक्स में डिवाइस फिट कर देता है और पूरी फैसिलिटी की बिजली गुल हो जाती है। अंधेरा छा जाता है। रॉबर्ट दौड़कर लोडिंग डॉक पर पहुंचता है और एलिसा से कहता है जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। ये सुनकर जेल्डा भी मजबूर होकर एलिसा की मदद करने लगती है। उधर रॉबर्ट देखता है कि जाइल्स अब भी गार्ड की बंदूक के निशाने पर है। रॉबर्ट पीछे से जाकर गार्ड को एक इंजेक्शन मार देता है। गार्ड वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जाइल्स राहत की सांस लेता है और दौड़ते हुए लोडिंग डॉक पर पहुंचता है। एलिसा फौरन उस जीव को वैन में बिठाती है और जाइल्स के साथ वहां से फरार हो जाती है। रॉबर्ट भी जल्दी से जेल्डा को लेकर वहां से निकल जाता है। इस तरह एलिसा बड़ी चालाकी से रिचर्ड की नाक के नीचे से उस जीव को चुरा लेती है, लेकिन रिचर्ड को अब तक ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस चोरी के पीछे एलिसा और रॉबर्ट ही हैं। उसे लगता है कि ये किसी बड़े गिरोह की साजिश है। उधर एलिसा उस जीव को अपने छोटे से अपार्टमेंट में ले आती है, क्योंकि वो जीव ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रह सकता था। इसलिए एलिसा तुरंत उसे अपने बाथरूम के पानी से भरे पूल में लिटा देती है। वो रॉबर्ट का दिया हुआ पोषक तत्व वाला पदार्थ पानी में मिला देती है, लेकिन फिर भी वो जीव ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता। उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। ये देखकर एलिसा पूरी तरह टूट जाती है। तभी उसे याद आता है कि रॉबर्ट ने पानी में नमक डालने को भी कहा था। एलिसा भागकर नमक का डिब्बा लाती है और पूरा नमक पानी में डाल देती है, लेकिन अब उस जीव में कोई भी हलचल नहीं होती। एलिसा मायूस होकर रो पड़ती है और तभी अचानक वो जीव गहरी सांस लेते हुए आंखें खोल देता है। वो अब पूरी तरह ठीक था। ये देखकर एलिसा की भी जान में जान आ जाती है। उधर दूसरी तरफ जब जनरल को उस जीव के चोरी होने की खबर मिलती है तो वो गुस्से में रिचर्ड से कहता है अगर तुमने उस जीव को जल्द से जल्द वापस नहीं लाया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सुनते ही रिचर्ड पूरी ताकत से उस जीव को ढूंढने में लग जाता है। अगली सुबह एलिसा एक बड़ी सी नहर के पास पहुंचती है। उस नहर का पानी सीधे जाकर समंदर में मिलता था। एलिसा अब उस जीव को पानी में आजाद करना चाहती थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उस वक्त नहर में पानी बहुत कम था। असल में वो नहर तभी समंदर से मिलती थी जब उसका पानी करीब 30 फीट तक ऊपर भर जाता, और ऐसा सिर्फ अक्टूबर और नवंबर में ही होता था जब बारिश ज्यादा होती थी। एलिसा ने सोच समझकर 10 नवंबर का दिन चुना और कैलेंडर पर उस तारीख को निशान लगा दिया। हालांकि उस दिन को आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। इस बीच एलिसा उस जीव की पूरी जिम्मेदारी से देखभाल करने लगी। जब एलिसा काम पर जाती तो जाइल्स उस जीव का ख्याल रखता, लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। उस रात उस जीव की देखभाल करते करते जाइल्स की आंख लग जाती है। जाइल्स को सोता देख वो जीव जिज्ञासा में बाथरूम से बाहर निकल आता है और हॉल में घूमने लगता है। तभी उसकी नजर जाइल्स की पालतू बिल्ली पर पड़ती है। बिल्ली उसे देखकर गुर्राती है और अचानक उस पर झपट पड़ती है। अगले ही पल पूरे घर में एक जोरदार चीख गूंजती है। आवाज सुनकर जाइल्स नींद से चौंक कर उठता है और दौड़कर बाहर आता है। वहाँ का नजारा देखकर जाइल्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिल्ली उस जीव का शिकार बन चुकी थी। वो जीव उसे कच्चा ही चबा चबा कर खा रहा था। जाइल्स जैसे ही उसे रोकने आगे बढ़ता है वो जीव डर और गुस्से में और भी आक्रामक हो जाता है। वो जाइल्स के हाथ पर पंजा मारता है और वहाँ से भाग निकलता है। जाइल्स का हाथ खून से भर जाता है। वो तुरंत एलिसा को कॉल करता है और उसे घर बुला लेता है। एलिसा जाइल्स का खून बहता देख घबरा जाती है, लेकिन जाइल्स उसे शांत करते हुए कहता है वो डर गया था, उसने जानबूझकर नहीं किया। फिर जाइल्स एलिसा से कहता है कि वो फौरन जाकर उस जीव
को ढूंढे। एलिसा उसे ढूंढते ढूंढते अपार्टमेंट से बाहर आती है। तभी उसकी नजर नीचे बनी एक थिएटर बिल्डिंग पर पड़ती है। थिएटर के दरवाजे पर खून से सना हुआ हाथ का निशान बना हुआ था। एलिसा समझ जाती है कि वो जीव थिएटर के अंदर ही गया है। वो धीरे से थिएटर के अंदर जाती है। खुशकिस्मती से वो जीव वहीं मौजूद था। वो बड़े पर्दे पर चल रही फिल्म को हैरानी से देख रहा था। अच्छी बात ये थी कि उस वक्त पूरा थिएटर खाली था, इसीलिए किसी ने उसे देखा नहीं। एलिसा प्यार से उसे शांत करती है और वापस घर ले आती है। घर लौटकर एलिसा जाइल्स के हाथ की मरहम पट्टी करती है। उसी वक्त वो जीव धीरे धीरे जाइल्स के पास आता है। वो अपना हाथ जाइल्स के सिर पर रखता है और जाइल्स का हाथ अपने सिर पर रखवा देता है और तभी उस जीव के शरीर से नीली रोशनी निकलने लगती है। पूरा कमरा हल्की नीली चमक से भर जाता है। जाइल्स ये सब देखकर हैरानी से सन्न रह जाता है। वो जीव धीरे से जाइल्स के जख्म पर अपना हाथ रख देता है। जाइल्स उसी पल समझ जाता है कि उस जीव को अपने किए का पछतावा है। उसे लगता है कि ये शायद उस जीव का माफी मांगने का तरीका है। जाइल्स उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे माफ कर देता है। फिर वो अपने जख्म पर साधारण सी पट्टी बांध लेता है। धीरे धीरे वो जीव इंसानी भावनाओं को समझने लगा था। उसे एलिसा से सच्चा प्यार हो गया था और एलिसा भी अब उसे दिल से चाहने लगी थी। एलिसा को ऐसा लगने लगा मानो उसे अपनी जिंदगी का साथी मिल गया हो। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, शांत थे और पहली बार एलिसा की जिंदगी में अकेलापन नहीं था। उधर दूसरी तरफ रिचर्ड पूरे शहर में उस जीव की तलाश में जुटा हुआ था। उसे पूरा शक था कि इस सब के पीछे रॉबर्ट का ही हाथ है, क्योंकि रॉबर्ट शुरू से ही उस जीव को मारने के खिलाफ था। रिचर्ड अब रॉबर्ट पर नजर रखने लगता है। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट के रशियन साथी ये मान चुके थे कि रॉबर्ट ने उस जीव को इंजेक्शन देकर मार दिया है। उन्होंने रॉबर्ट से वादा किया था कि वो जल्द ही उसे वापस रशिया भेज देंगे। इसी बीच एक सुबह जाइल्स की नींद खुलती है और वो जो देखता है उसे यकीन नहीं होता। उसके हाथ पर लगा जख्म पूरी तरह गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वो जख्म कभी था ही नहीं। इतना ही नहीं, उसके सिर पर बाल भी वापस आ गए थे, जिसकी उसे सालों से चाहत थी। जाइल्स अब पूरी तरह यकीन कर लेता है कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। वो एलिसा से कहता है ये सच में भगवान है। एलिसा ये सुनकर हैरान नहीं होती, क्योंकि वो खुद उस जीव का जादू महसूस कर चुकी थी। लेकिन फिर वो दिन भी आ जाता है। शहर में तेज बारिश होने लगती है और नहर पूरी तरह पानी से भर जाती है। अब नहर का पानी सीधे समंदर से मिलने वाला था, यानी उस जीव को आजाद करने का वक्त आ चुका था। लेकिन एलिसा का दिल इस फैसले से टूटने लगता है। वो उस जीव से बेहद प्यार करने लगी थी। उसे दूर जाने का ख्याल ही उसे तड़पा देता था। फिर भी एलिसा जानती थी कि अगर उसने उसे आजाद नहीं किया तो रिचर्ड आज नहीं तो कल उसे ढूंढकर मार देगा। उधर दूसरी तरफ रॉबर्ट के देश छोड़ने का वक्त भी आ चुका था। उसके रशियन साथियों ने उसे सामान के साथ एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाया था, लेकिन रॉबर्ट को यह अंदाजा नहीं था कि रिचर्ड उसे फॉलो कर रहा है। रॉबर्ट उस सुनसान जगह पर पहुंचता है। कुछ ही देर में उसके दोनों साथी वहां आ जाते हैं और तभी अचानक वे अपनी बंदूक निकाल लेते हैं। रॉबर्ट कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। रॉबर्ट वहीं धराशाही हो जाता है। असल में काम खत्म होने के बाद वे लोग अपने जासूसों को जिंदा नहीं छोड़ते थे। रॉबर्ट को मारने से पहले ही अचानक रिचर्ड वहां पहुंच जाता है। वो बिना वक्त गंवाए दोनों रशियन एजेंट्स को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वो रॉबर्ट के पास आता है। रॉबर्ट दर्द से तड़प रहा था। अब रिचर्ड को पूरा यकीन हो चुका था कि रॉबर्ट दरअसल एक रशियन जासूस है। रिचर्ड गुस्से में रॉबर्ट को टॉर्चर करते हुए कहता है, मैं तुझे बस एक मौका दूंगा, बता वो कौन सा गिरोह है जिसने उस जीव को चुराया। यह सुनकर मरता हुआ रॉबर्ट हंस पड़ता है। वो कहता है, तुझे अब भी लगता है ये किसी गिरोह का काम है? वो लोग कोई गिरोह नहीं, वो तो सफाई वाले हैं। बस इतना सुनते ही रिचर्ड को सब समझ आ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि इस पूरे प्लान के पीछे जेल्डा और एलिसा ही हैं, क्योंकि लैब तक एक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास था। रिचर्ड रॉबर्ट को वहीं मार देता है और सीधा जेल्डा के घर पहुंच जाता है। उस वक्त जेल्डा अपने पति के साथ थी। रिचर्ड बंदूक दिखाकर जेल्डा से पूछता है, वो जीव कहाँ है? जेल्डा डर के बावजूद कुछ नहीं बताती, लेकिन उसका पति बहुत डरपोक था। रिचर्ड का गुस्सा देखकर वो टूट जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है कि वो जीव एलिसा के पास है। रिचर्ड तुरंत एलिसा के घर के लिए निकल पड़ता है। उधर जेल्डा एलिसा को फोन करके चेतावनी दे देती है कि रिचर्ड बस आने ही वाला है। यह सुनते ही एलिसा और जाइल्स घबरा जाते हैं और तुरंत उस जीव को लेकर नहर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जब रिचर्ड एलिसा के घर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं मिलता। गुस्से में वो पागल हो जाता है। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है जिसमें बारिश और नहर का जिक्र था। रिचर्ड समझ जाता है कि एलिसा उस जीव को आजाद करने नहर ले गई है। उधर एलिसा और जाइल्स नहर के पास पहुंच चुके थे। अब बिछड़ने का वक्त आ गया था। एलिसा आंसुओं को रोकते हुए उस जीव को अलविदा कहती है। वो भारी दिल के साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी रिचर्ड वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले वो जाइल्स को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बिना दया दिखाए एलिसा और उस जीव दोनों को गोली मार देता है। कुछ पलों बाद जाइल्स को होश आता है। वो
वो किसी तरह एक लकड़ी उठाता है और रिचर्ड पर पूरी ताकत से वार करता है। रिचर्ड वहीं गिर पड़ता है। जाइल्स भागकर एलिसा के पास आता है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। एलिसा दुनिया छोड़ चुकी थी। वो इंसान जिसने पहली बार किसी बेजुबान को समझा था, जिसने प्यार करना सिखाया था, आज खुद प्यार के लिए कुर्बान हो चुकी थी। जाइल्स एलिसा को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन तभी अचानक कुछ हैरान कर देने वाला होता है। वो जलीय जीव अचानक चमकने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो फिर से जिंदा हो जाता है। असल में वो जीव अमर था। वो अपने सीने पर हाथ फेरता है और उसके जख्म स्याही की तरह खुद ब खुद मिट जाते हैं। तभी उसकी नजर रिचर्ड पर पड़ती है। रिचर्ड फिर से खड़ा हो चुका था और बंदूक रिलोड करके उन्हें मारने ही वाला था। यह देख वो जीव गुस्से से भड़क उठता है। वो एक ही छलांग में रिचर्ड के पास पहुंचता है और अपने पंजे के एक ही वार में उसकी गर्दन चीर देता है। रिचर्ड वहीं तड़प कर मर जाता है। इसके बाद वो जीव एलिसा के पास आता है। अपनी एलिसा को मरा हुआ देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो एलिसा को अपनी गोद में उठाता है और पानी में कूद जाता है। एलिसा पानी की गहराई में डूबती चली जाती है। तभी वो जीव एलिसा के पास पहुंचता है। उसकी नजर एलिसा की गर्दन पर बने उन खास निशानों पर पड़ती है जो उसे जन्म से मिले थे। वो उन निशानों पर अपना हाथ रखता है और प्यार से एलिसा को किस करता है और अगले ही पल एक चमत्कार हो जाता है। एलिसा की गर्दन के निशान धीरे धीरे मछली की गलफड़ों गिल्स में बदल जाते हैं। अब एलिसा पानी के अंदर भी सांस लेने लगती है। कुछ ही पल में एलिसा की आंखें खुल जाती हैं। अब वो सिर्फ इंसान नहीं रही थी, वो अब उस जीव की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और समंदर की गहराइयों में खो जाते हैं। सच में एलिसा का प्यार पानी की तरह था। न रंग देखा, न रूप देखा, न भाषा की दीवार उसे रोक पाई और न समाज की बंदिशें। जिस तरह पानी हर आकार में ढल जाता है, उसी तरह एलिसा का प्यार उसे एक नया रूप दे गया। और इसी खूबसूरत प्यार भरी कहानी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दमदार, इमोशनल और थ्रिल से भरी मूवीज की कहानी सिंपल हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।